ये कहना चाह रहा है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, कितनी एनर्जी लगेगी। आप मुझे बताओ, अगर किसी के पास एक सेल है, किसी के पास 2 सेल है, तो जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है किसमें दूर होगा, किसमें पेनिट्रेशन पावर किसकी ज्यादा है, बेरिलियम की पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है एज कम्पेयर टू बोरॉन की, तो किससे इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा तकलीफ होगी। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आपकी नीट की प्रिपरेशन बहुत बेहतरीन चल रही होगी। उसी को ध्यान में रखते हुए मैं बेसिकली आपके सामने लेके आया हूँ आयोनाइजेशन एनर्जी का एक छोटा सा टॉपिक, जो कि बच्चों को जनरली परेशान करता है कि सर ग्रुप्स में ऑर्डर क्या होगा, पीरियड्स में ऑर्डर क्या होगा, और हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन को कैसे देखेंगे, फुल फील्ड को कैसे देखेंगे, पार्शियल को कैसे देखेंगे, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होने वाली है या किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होने वाली है। तो बेसिकली ये छोटा सा सेगमेंट लेके आया हूँ और हम उम्मीद करेंगे कि हम अच्छे से सीखेंगे, और यकीन मानो इसको देखने के बाद आपको आयोनाइजेशन एनर्जी के पीरियोडिक टेबल के किसी भी ऑर्डर में आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं शुरू से कि आयोनाइजेशन एनर्जी जैसी चीज होती क्या है या किसे हम बोलते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसकी डेफिनेशन पे। अगर आप बेटा डेफिनेशन को बड़े ध्यान से देखो, ये डेफिनेशन कहना क्या चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, कितनी एनर्जी लगेगी किसमें, टू रिमूव, निकालने में। क्या निकालने में? इलेक्ट्रॉन को। और कितने इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है? 1 इलेक्ट्रॉन। यानी कि ये प्रोसेस बेसिकली हमको ये बताता है कि जब भी हम किसी सब्सटेंस से, किसी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे होंगे तो एट अ टाइम एक ही इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा। अब इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमको कुछ एनर्जी तो उसे देनी ही पड़ेगी। यूं ही थोड़ी ना कोई इलेक्ट्रॉन दे देता है आसानी से, तो हमको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। तो बेसिकली जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी या जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में, कहां से निकालेंगे? कहां से निकालेंगे? किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम से निकालेंगे। कहां से निकालेंगे? किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम से निकालेंगे। अब अगर क्या हो, अगर वो जो एलिमेंट हम लेने वाले हैं वो सॉलिड में एग्जिस्ट करता हो तो क्या होगा? हमको पहले उसको गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब हम उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल पाएंगे। और किस कंडीशन में रखना? आइसोलेटेड, यानी कि उसकी सराउंडिंग में कोई डिस्टर्ब ना कर रहा हो इस प्रोसेस को, टू इट्स आउटर मोस्ट शेल, और उस एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल से हम इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। तो पहली बात तो डेफिनेशन एकदम क्लियर कर दो। डेफिनेशन कहना क्या चाहता है कि कोई भी सब्सटेंस जो कि गैसियस कंडीशन में हो तो उससे एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी एनर्जी अपने को देनी पड़ती है, इसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या बेटा आपको डेफिनेशन क्लियर हो रही है जो मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं? ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं क्या? आयोनाइजेशन एनर्जी। तो यहां पे देखो एक इलेक्ट्रॉन निकालने में ये E1 एनर्जी खर्च हुई, तो इसी E1 को हमने क्या बोल दिया? आयोनाइजेशन एनर्जी बोल दिया। अब इसी आयोनाइजेशन एनर्जी में कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। तो बेटा जैसे मान लो यहाँ पे एट अ टाइम आपने एक एलिमेंट से एक इलेक्ट्रॉन निकाला है, तो वो जो एनर्जी लगी है उसको हमने आयोनाइजेशन एनर्जी बोला है। लेकिन क्या हो अगर किसी एलिमेंट को हम लें और लगातार उससे इलेक्ट्रॉन निकालते रहें? एक बार इलेक्ट्रॉन निकला, फिर वापस प्रोसेस रिपीट करा, फिर इलेक्ट्रॉन निकला, फिर प्रोसेस रिपीट करा। तो बेसिकली होता क्या है, एक के बाद जस्ट दूसरा, उसके बाद जस्ट तीसरा। तो बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं? सक्सेसिव बोलते हैं। एक के जस्ट बाद दूसरा, जस्ट बाद तीसरा, 1 2 3 आर बेसिकली व्हाट? सक्सेसिव नंबर्स हैं जो एक के बाद एक आ रहे हैं। आप यहां देखिए सोडियम, जिसका कि एटॉमिक नंबर 11 होता है, हमने इसको लिया किस कंडीशन में? गैसेस कंडीशन में लिया, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला। तो बेसिकली यहाँ पे जो एनर्जी हमको देनी पड़ी होगी E1, इसी को हमने क्या बोल दिया है? आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट बोल दिया गया है। अब जब Na+ एक इलेक्ट्रॉन इससे रिलीज हो गया, प्रोसेस कंप्लीट हो गया, फिर Na+ हमने लिया, Na+ से फिर हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे, जाहिर सी बात है इसमें भी हमको एनर्जी देनी पड़ी होगी, विच इज E2। अब इसी E2 को हम क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड बोलते हैं। फिर Na2+ यहाँ बन गया, इसको देखो फिर से यहाँ पे लेते आए, फिर से हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो हमको फिर से एनर्जी देनी पड़ेगी E3, और वो किसके बराबर होगी? आयोनाइजेशन एनर्जी की 3 के बराबर होगी, या हम इसी E3 को IE3 के बराबर बोल रहे हैं। तो ये बेसिकली हम इसको ऐसे E1 किसके बराबर होगा? आयोनाइजेशन एनर्जी 1
E2 बराबर होगा आयोनाइजेशन एनर्जी 2 के, और E3 बराबर हो जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी 3 के। अब मुद्दे की बात आती है, सर आपने सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी टर्म का जिक्र क्यों करा? तो बेटा यहां से क्वेश्चंस बनते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन पे। ठीक है, क्या होता है कि मान लो पूछ ही लिया जाए आपसे कि यहाँ पे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ी होगी, यहाँ पे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ी होगी, या यहाँ पे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ी होगी, तो आप बेटा ध्यान से देखो इस चीज को, ठीक, कि यहां से जब आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो कितना है, 11:11, यानी कि 1:1 का है, यानी कि बराबर के फोर्सेस डोमिनेट करेंगे, बराबर का फोर्स लग रहा होगा। तो यहाँ पे चलो हमने एक E1 लगाई, तो आयोनाइजेशन एनर्जी कुछ लगा x मान लो, आप उस एनर्जी को आप x मान लो। लेकिन जब आप Na+ लेके आओगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 10, यहाँ पे प्रोटॉन कितना होगा, 11, प्रोटॉन में तो कोई चेंज नहीं होता, तो 10/11। आप मुझे बताओ कौन डोमिनेट कर रहा होगा, प्रोटॉन डोमिनेट कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन डोमिनेट करेगा? जाहिर सी बात है प्रोटॉन, जो कि न्यूक्लियस के अंदर बैठा हुआ। यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो न्यूक्लियस में है वो डोमिनेटिंग है। अगर ये डोमिनेटिंग है तो आउटर मोशन का इलेक्ट्रॉन जो रहा वो उसको ये अपनी तरफ खींच रहा होगा, और अगर ये अपनी तरफ खींच रहा है तो अट्रैक्शन फोर्सेस डोमिनेटिंग होंगे, और इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन निकालना लिटिल बिट मुश्किल होगा। और इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है तो थोड़ी हमको जबरदस्ती करनी पड़ेगी। जबरदस्ती करना मतलब क्या, थोड़ी और एनर्जी हमको देनी पड़ेगी। और यहाँ का जो E2 होगा, अगर आप मेरी बात समझ पाए, क्योंकि यहाँ थोड़ी मुश्किल हो रही है तो एनर्जी ज्यादा लगेगी, यानी कि E2 विल बी ग्रेटर देन E1, यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सेकंड विल बी ग्रेटर देन आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। ऐसे ही आप देखो जब Na2+ यहाँ पे आ जाओगे, इसको उठा के लाओगे, अब फिर से वही प्रोसेस रिपीट करो। Na2+ बना है भाई, शुरू में 11 था, 2+ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकला है, तो इलेक्ट्रॉन कितना बचा इसके पास, 9, और प्रोटॉन कितना है, 11। अगेन आपके पास एक सिनेरियो आया जहां पे यहाँ प्रोटॉन फिर से डोमिनेटिंग है, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर बैठा हुआ प्रोटॉन डोमिनेट कर रहा है, ठीक। और इसी को आप बेसिकली आप इसको जेड इफेक्ट के तौर पे भी समझ सकते हो, कितना नेट अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है आउटर मोशन के इलेक्ट्रॉन पे, इसी को तो हम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोटॉन डोमिनेटिंग होगा, अगेन अट्रैक्शन फोर्सेस डोमिनेट कर रहे होंगे, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना अगेन बहुत मुश्किल होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन फिर से मुश्किल है, जाहिर सी बात है E3 जो वैल्यू होगी, यानी कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी 3 की जो वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी किससे, आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड से। और आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड की जो वैल्यू किससे ज्यादा है, आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट से। यानी कि सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी के केस में, ठीक है, जो सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जहां से निकलता है उस प्रोसेस में जो एनर्जी होती है वो सबसे ज्यादा, फिर उसके जस्ट पहले वाला, फिर उसके जस्ट पहले वाला। या इन जनरल अगर मैं इसको कुछ और वे में दिखाना चाहूं तो मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं कि आयोनाइजेशन एनर्जी nth सेल की जो होगी वो सबसे ज्यादा होगी एज कंपेयर टू आयोनाइजेशन एनर्जी n-1। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो, जो मैं ये लिख रहा हूं या जो मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ आप, ठीक है। nth मतलब क्या है, सबसे लास्ट वाला और उसके जस्ट पहले वाला। लास्ट वाले की भाई लास्ट वाले प्रोसेस में एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, आप यहाँ देखिए, आप यहाँ देखिए, तो लास्ट वाले में ज्यादा होगी, इसके पहले वालों की एनर्जी इसके कंपैरिजन में कम लगेगी, ठीक। यहाँ पे देखिए एक ऑर्डर हमने बताया है भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स घटेंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन का डोमिनेशन बढ़ेगा, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन से उनका डोमिनेशन बढ़ेगा आउटर मोशन के इलेक्ट्रॉन को खींचने के रेस्पेक्ट में, तो नेट अट्रैक्टिव फोर्स ऑन आउटर मोशन इलेक्ट्रॉन ये तुम्हारा बढ़ेगा। तो यानी कि जेड इफेक्ट एक तरीके से तुम्हारा बढ़ रहा है, तो जेड इफेक्ट थर्ड प्रोसेस में या यहाँ के केस में जेड इफेक्ट ज्यादा होगा, फिर यहाँ होगा, फिर एज कम्पेयर टू, ठीक है। अब आयोनाइजेशन एनर्जी अगर आप समझ चुके हो, सक्सेसिव समझ चुके हो, तो एक नजर इस पे भी डाल लीजिए कि क्या वो फैक्टर्स हैं जो आयोनाइजेशन एनर्जी पे फर्क डालते हैं, कौन सा फैक्टर बढ़ाएगा, कौन सा फैक्टर घटाएगा, इस चीज को आइए देखते हैं। तो पहला फैक्टर है Z। Z मीन्स व्हाट, एटॉमिक नंबर। आप समझ सकते हैं जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन कहीं ज्यादा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है। और वही जेड इफेक्ट, जेड इफेक्ट आप देखिए आपके सामने यहाँ पे एक्सप्लेन करा गया है। जेड इफेक्ट मतलब क्या, अट्रैक्शन फोर्सेस अगर आउटर मोशन इलेक्ट्रॉन पे बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है वो इलेक्ट्रॉन को निकालने में उतनी ही दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। और इलेक्ट्रॉन को निकालने में अगर हमको दिक्कतें आ रही हैं, इलेक्ट्रॉन को निकालने में अगर हमको दिक्कतें आ रही हैं तो हमको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, और उस कंडीशन में हमारे आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी।
ठीक, एक चीज ये। अब एक तीसरा फैक्टर है नंबर ऑफ शेल का। अगर आप शेल बढ़ाते जाओ, शेल बढ़ाते जाओ, ठीक है, तो मान लीजिए एक कोई एलिमेंट है, ठीक है, तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा, एक सेल इसके पास है और एक कोई दूसरा है, ठीक, तो एक यहाँ से यहाँ रेडियस ले लो, एक यहाँ से यहाँ रेडियस ले लो। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ शेल इसमें कितने हैं? एक ही है। इसमें नंबर ऑफ शेल कितना है? तो बेसिकली ये वाला पार्ट न्यूक्लियस का है और एक किनारे वाला पार्ट आपका शेल का है। तो आप देखिए, मुझे आपसे मेरा क्वेश्चन है, आप मुझे बताओ, अगर किसी के पास एक शेल है, किसी के पास दो शेल है, तो जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है किसमें दूर होगा? पहले में दूर होगा क्या? ऑब्वियस सी बात है, दूसरे में दूर होगा। अगर दूसरे में इलेक्ट्रॉन दूर है, ठीक है, तो उस पर न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कम लग रहा होगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर रिलेटिवली कम है तो उसमें से रिलेटिवली इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा? आसान होगा एज कंपेयर टू कम शेल वाले के। तो इसलिए बोला गया है जिसमें नंबर ऑफ शेल ज्यादा होंगे उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? कम होगी। क्यों कम होगी? नंबर ऑफ शेल बढ़ाओगे, आउटर मोस्ट शेल दूर पड़ेगा न्यूक्लियस से, और दूर अगर न्यूक्लियस है तो उसमें बैठे हुए इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस की तरफ से अट्रैक्शन फोर्स उतना इफेक्ट नहीं डाल पाएगा जितना कि करीब वाले के। तो इसलिए वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना रिलेटिवली आसान होगा, और इसीलिए बोला गया जिसमें नंबर ऑफ शेल ज्यादा होंगे उसमें आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होगी। आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होने का सीधा सा मतलब है कि इलेक्ट्रॉन निकालने में हमको ज्यादा कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा है। और फिर स्लेटर कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी तो अगेन आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। और एक इफेक्ट आपके सामने और है जिसे हम बोलते हैं क्या? पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर, इसको ऐसे भी समझ सकते हो आप, ठीक है, इसको और क्या बोल सकते हैं? क्लोजनेस टूवर्ड्स न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास कौन कितना है? ठीक है, तो सबसे ज्यादा पास कौन होता है? S, फिर P, फिर D, फिर F। S अगर न्यूक्लियस के पास है तो आप ये बेहतर समझते हो, न्यूक्लियस की जो जितना पास रहेगा उस पे न्यूक्लियस का उतना ही बढ़िया अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा। और उस पे अगर न्यूक्लियस का बढ़िया अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, आपसे ही मेरा क्वेश्चन है, क्या वहां से आप इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। अगर ऐसा है तो कभी भी होगा तो S से इलेक्ट्रॉन निकालना रिलेटिवली मुश्किल होगा एज कंपेयर टू P। तो D से तो कंपेयर में तो बहुत ज्यादा, F के कंपेरिजन में तो पूछो ही मत, बहुत ही ज्यादा हो। तो बेसिकली ये 4-5 फैक्टर्स है जिन पे आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है। कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं और कुछ है जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू को घटा रहे हैं। आइए इन पे बेस कुछ क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि अगर इतना पढ़ने के बाद हमसे क्वेश्चन हो रहा है तब तो पढ़ने का मतलब है, अदरवाइज फिर क्यों ही। आइए आगे चलते, ठीक है। आप ये देखिए पहला वाला क्वेश्चन, ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, बेरिलियम और बोरॉन में हमने कंपैरिजन पूछा है, ठीक है, कि किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5। बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आपको आएगा 1s2 2s2। बोरॉन का अगर कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आएगा 2s2 1s2 तो पहले ही उसको मैंने लिखा नहीं है, ठीक है, तो ये 2s2 2p1 आएगा। अब यहाँ पे बड़े ध्यान से अगर देखिए तो बेरिलियम का जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है वो किस सब सेल में पड़ा हुआ है? ऐसे सब सेल में पड़ा हुआ है। बोरॉन का जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है वो किस सब सेल में पड़ा हुआ है? पी सब सेल में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आइए पीछे हमने कुछ पढ़ा है क्या? पेनिट्रेशन पावर नाम की चीज हम जान रहे हैं क्या? क्या जान रहे हैं क्या? पेनिट्रेशन पावर किसकी ज्यादा है? इसकी ज्यादा है एज कंपेयर टू पी। और पेनिट्रेशन पावर का हमने मतलब लिख दिया है ऊपर। मतलब क्या है एक बार पढ़ो तो उसको, मतलब क्या लिखा हुआ? क्लोजनेस टूवर्ड्स न्यूक्लियस। सबसे पास कौन है? क्या पी पास है या एस पास है? ऑब्वियस सी बात है, एस पास है। न्यूक्लियस के पास अगर एस है, न्यूक्लियस के पास अगर एस है तो उसके रिलेटिवली पी तो थोड़ा दूर ही होगा। और अगर पी दूर है तो न्यूक्लियस का उस पे अट्रैक्शन फोर्स उतना नहीं लग रहा होगा जितना कि एस पे लग रहा होगा। तो आप अपना दिमाग चलाइए और बताइए कि अगर एस न्यूक्लियस के पास है तो इस पे अट्रैक्शन फोर्स, इसके इलेक्ट्रॉन्स पे अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लग रहा होगा, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। अगर इलेक्ट्रॉन निकालना यहां से मुश्किल है तो इसमें हमको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी।
और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यानी कि इस वाले केस में जो आयोनाइजेशन एनर्जी आएगा वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू यहाँ के, यहाँ पे पी में पड़ी हुई। ठीक है, अब मेरा आपसे, क्या आपको मेरी ये वाली बात समझ में आ चुकी है ना? अगर ये वाली बात समझ में आई है तो उसके नीचे 2 क्वेश्चन दिए, जल्दी से आप इसका आंसर तो बताओ, क्या होगा आंसर? देख लो ध्यान से। इसका कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो ये कितना आ जाएगा, कितना आएगा बताओ? ये कॉन्फ़िगरेशन तो यहाँ पे आना है 3s2। अब ये 3s में इसका इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉन किस में है? 3p में है। ऊपर वाला ही कॉन्सेप्ट लगाइए और झमाझम अपना आंसर पाइए। जो बताया जाए आप उतना लगाइए, बताने के बाद अगर आपसे आंसर ना सॉल्व, सीधा बोलो कि सर आपके कॉन्सेप्ट से ना क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ। ठीक है, क्योंकि अगर इसी कॉन्सेप्ट से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो तो आपको तो होंगे ही। आइए देखिए, कैल्शियम आउटर मोस्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन क्या? 4s2, और गैलियम का करोगे तो कितना आएगा? 4p1। अगेन वही कॉन्सेप्ट लगाइए, एस में इलेक्ट्रॉन पड़ा है, पी में इलेक्ट्रॉन पड़ा है, क्लोजनेस ज्यादा है, क्लोजनेस दूर, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा, अट्रैक्शन फोर्स कम, तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा, इलेक्ट्रॉन निकालने में मुश्किल, यहाँ इलेक्ट्रॉन निकालने में आसानी। तो अगेन ये ऑर्डर आपका बनेगा। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आइए आगे चलते। फिर एक कॉन्सेप्ट अपने पास आया कि हाफ फिल्ड फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो तो हम कैसे देखेंगे। यहाँ पे आप बड़े ध्यान से देखिए कि नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p3, ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p4, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। अगर इसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को दिखाएं तो 1 2 3 ये पड़ा हुआ है, इसके आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन दिखा 2p4 तो ये पड़ा हुआ है। क्या आपको हाफ फिल्ड, फुल फिल्ड, पार्शियल फिल्ड पहचानने आता है? देखिए यहाँ पे क्या हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, तो इसको हमने क्या, इसको हम क्या बोलते हैं? हाफ फिल्ड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? हाफ फिल्ड बोलते हैं। अब ये तुम्हारा हाफ फिल्ड है। अच्छा इसमें देखो, सब में एक एक तो पड़ा था, लेकिन यहाँ पे एक पेयरिंग भी हुई है, तो इसको हम बोलते हैं क्या? पार्शियली फिल्ड। ठीक है, पार्शियली फिल्ड हो गया। अच्छा, तो आपने अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर पढ़ा हो तो आप ये जानते हैं कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है? फुल फिल्ड। फिर कौन होता है? हाफ फिल्ड। उसके बाद कौन होता है? पार्शियली फिल्ड। ठीक है, तो ये ऑर्डर में स्टेबिलिटी चलती है। अगर आपको ये ऑर्डर याद है तो आप बस कुछ मत करिए, इसी ऑर्डर्स के हिसाब से चलिए। भाई जो स्टेबल है, यहां देखो, इस ऑर्डर को देखो और बताओ दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन? दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन? क्या ये है या ये है? ये है, ऑब्वियस सी बात है। ऑर्डर के हिसाब से हाफ फील्ड, हाफ फील्ड, पार्शियल फील्ड, पार्शियल फील्ड, हाफ फील्ड ज्यादा है, पार्शियल फील्ड थोड़ी कम होगी। अगर इस स्टेबिलिटी के ऑर्डर को आप समझते हो तो आप ये समझोगे कि जो एलिमेंट स्टेबल है या कोई भी चीज स्टेबल है तो अपने किसी भी चीज को वो क्यों ही देना चाहेगा। अगर नाइट्रोजन की स्टेबिलिटी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन ज्यादा है क्योंकि ये हाफ फील्ड है, तो अपने इलेक्ट्रॉन को क्यों देना चाहेगा? अगर इलेक्ट्रॉन को देना नहीं चाहेगा तो यहाँ पे हमको एनर्जी अगेन क्या करनी पड़ेगी? ज्यादा देनी पड़ेगी। और आयोनाइजेशन एनर्जी का जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा? नाइट्रोजन ग्रेटर देन। इसी पैटर्न पे अगर हम चलें तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बनता है? 3s2 3p3। ठीक है, अगेन यहाँ क्या बनेगा? 3s2 3p4। ठीक है, बाकी आप पे छोड़ता हूँ, चलो ये भी कर लेंगे यार, क्या ही दिक्कत है। 4s2 p3 और इधर कर लो यार s2। ठीक, मैंने बीच के 3D नहीं बनाए। ठीक, बोलो 3p3 3p4, हाफ फील्ड फुल फील्ड कौन? ये हाफ फील्ड सेम, इधर दोनों में हाफ फील्ड फुल फील्ड कौन? ये। तो सही, बहुत बेहतरीन सीख रहे हो। जो ऑर्डर आपने लगाया वो एकदम सही था। आइए थोड़ा और आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ तो हमने कुछ कुछ सेट ऑफ एग्जांपल्स, कुछ कॉन्सेप्ट्स को सीखने के लिए लिए थे। अब इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को आगे भी फॉलो कराएंगे। ठीक है, आइए चेक करते हैं। ट्रेंड्स इन पीरियड। ठीक है, ये कौन से पीरियड लिखा हुआ है आपका? सेकेंड। ठीक है, एक बार आप चेक करो, चेक करो, पॉज करके एक बार जरा ऑर्डर लगा लो। ठीक है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, इसका 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9। ठीक है,
लिथियम बेरिलियम, अच्छा बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन कितना आएगा 2s2, इसका कितना आएगा आउटर मोस्ट 2p1, इसका आउटर मोस्ट कितना आएगा 2p, इसका आउटर मोस्ट कितना आएगा 2p3, इसका आउटर मोस्ट कितना आएगा 2p4, इसमें कितना आएगा 2p5, इसका कितना आएगा 2p6। बस कुछ नहीं करना, अब देख लो अगर 2s2 2p1 है तो आप देखो एक में s में इलेक्ट्रॉन है, एक में p इलेक्ट्रॉन है, किसमें पेनिट्रेशन पावर किसकी ज्यादा है, बेरिलियम की पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है एज कंपेयर टू बोरॉन के, तो किससे इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा तकलीफ होगी, किससे इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा तकलीफ होगी, जाहिर सी बात है बेरिलियम में ज्यादा तकलीफ आएगी हमको एज कंपेयर टू बोरॉन। तो यार देखो लिथियम बेरिलियम में तो नो डाउट जो हमारा ऑर्डर बनेगा वो ये बनेगा, लेकिन यहाँ और यहाँ में देखोगे इन दोनों में क्योंकि इसका पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, ये ऑर्डर में चेंज अभी हम पीछे इसको करके आए हैं बेरिलियम और बोरॉन, ठीक है ठीक है। और बोरॉन कार्बन में जाहिर सी बात है ये ऐसे रहेगा क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाएंगे साइज छोटी होगी, ठीक है साइज छोटी होगी तो अट्रैक्शन पावर ज्यादा होगा, आयन एनर्जी की वैल्यू, ठीक। कार्बन नाइट्रोजन, ठीक है कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन में किसका होगा नाइट्रोजन का ज्यादा होगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में किसका होगा हाफ फील्ड और पार्शियल फील्ड, तो खेल यहाँ पे हो जाएगा नाइट्रोजन का ज्यादा, अभी ये भी हम करके आए हैं इन दोनों में तो जाहिर सी बात है इसका ज्यादा और ये तो ज्यादा होगा ही। यहाँ पे एक नोट लिखा है कि नोबेल गैसेस का एनर्जी उनके रेस्पेक्टिव ग्रुप में क्या होता सबसे ज्यादा होता। तो एक्चुअल ऑर्डर पे अगर जाओ लिथियम ज्यादा किसका बोरॉन का, बोरॉन के बाद किसका बेरिलियम, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन, फिर नियॉन। अच्छा एक बात याद रखना आप लोग कि ठीक है ये इनका एक्चुअल ऑर्डर है, ये इनका एक्चुअल ऑर्डर है, ठीक। अब सुनिए लिथियम के जस्ट नीचे कौन आता है सोडियम, सोडियम के जस्ट नीचे कौन आता है पोटेशियम, बोरॉन के जस्ट नीचे कौन आता है बोलो बोलो, अरे बोलो भैया, ठीक। बाबू अली गए, फिर बेटा मांगे कार, कार्तिक जो गणेश जी आ गए, उससे टीपो आ जाता है यहाँ पे, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, नियॉन, आर्गन, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा क्रिप्टन, ठीक। आप देखो अगर आपने सिर्फ ये सीख लिया सेकेंड ऑर्डर का, सेकेंड बेसिकली पीरियड का सीख लिया तो थर्ड फोर्थ का एज इट इज होता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं है, आप चुपचाप ऐसे लगाते जाइए आपको सबके आंसर मिल गए। लीजिए भैया एक झटके में आपने सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड तीनों का आयोनाइजेशन एनर्जी का सीक्वेंस सीख लिया, इसमें कहीं भी कोई भी लोचा है ही नहीं, अगर आपको ये पता है कोई लोचा नहीं है। बस यहाँ वाला चेंज याद रखिएगा कि बोरॉन एक चेंज तुम्हारा कहाँ, मैं चेंज बेसिकली कहाँ कहाँ है, एक चेंज तुम्हारा है यहाँ पे, ठीक, और एक चेंज तुम्हारा कहाँ है यहाँ पे, ठीक दो जगह चेंज है बस यही, और वो सेकंड पीरियड में कर लीजिए, सेकंड पीरियड फिर जो जिस फैमिली का है वो फैमिली नीचे लिख लीजिए, एरो उसी ऑर्डर में लगा दो भैया, जो आएगा तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए फिफ्थ पीरियड में चलते हैं। अब देखो ये जो चीजें थी ना जो हम पेनिट्रेशन इफेक्ट देख रहे हैं या फिर हाफ फील्ड फुल फील्ड का फंडा देख रहे हैं, ये सब यहीं तक लगता है फोर्थ तक, फिफ्थ में नहीं लगता, फिफ्थ में आप एज इट इज यहाँ पे आप चुपचाप ऐसे लगा दो, ठीक है कहीं भी कोई झंझट ही नहीं, सीधा लगाओ। यहाँ पे मैंने इसलिए लिख दिया इन फिफ्थ एंड सिक्स्थ पीरियड पेनिट्रेशन इफेक्ट एंड हाफ फील्ड कॉन्फिगरेशन इफेक्ट इज नॉट अप्लीकेबल। बस देखो अब इस छोटी सी बात को याद रखो, देखो तुमने एक झटके में सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड सबके आयोनाइजेशन एनर्जी का सीक्वेंस खत्म कर लिया, उसमें कहीं भी तुमको कोई समस्या नहीं होने वाली है, ठीक। आइए आगे चलते हैं, अब आ जाओ ट्रेंड्स इन ग्रुप, ट्रेंड्स इन ग्रुप, आइए ग्रुप्स में चलते हैं। अब ग्रुप्स में अगर आप देखो तो यार डाउन द ग्रुप अगर आप आओगे, ठीक है डाउन द ग्रुप, ये डाउन ग्रुप में आप जाओगे तो आपका साइज क्या होगा, साइज बढ़ेगा और आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी घटेगी। तो यार लिथियम से लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो ये ऑर्डर पे अगर ध्यान दो इसकी साइज छोटी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, फिर उसके बाद ये, फिर ये, ठीक। लेकिन यार एक लोचा होता है फ्रेंशियम, फ्रेंशियम ठीक है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, एब्सॉर्प्शन यहाँ पे आ चुका होगा, पुअर शील्डिंग वगैरह हो रही होगी, तो बेसिकली
उसकी वजह से साइज क्या होता है इसका, श्रिंक कर जाता है और वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने में थोड़ी मुश्किल होती है। तो ये ऑर्डर एक चेंज जो होता है वो चेंज आप याद रखिए कि एक चेंज यहाँ होता है, ठीक है। सेम इसी ऑर्डर में एक सेम चलता रहेगा और एक चेंज इसमें भी कहाँ होगा, यहाँ चेंज होगा। इसके अलावा और कहीं भी कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। तो एक्चुअल ऑर्डर अगर बनाओगे तो लिथियम, उसके बाद आ जाएगा सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद आ जाएगा तुम्हारा रुबिडियम, उसके बाद तुम्हारा आ जाएगा फ्रेंसियम और लास्ट में क्या आ जाएगा तुम्हारा, सीजियम आ जाएगा, सीजियम आ जाएगा। और ऐसे ही अगर आप यहाँ पे देखते हो तो ये क्या बनेगा, बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, रेडियम, फिर इसके बाद क्या, ये तुम्हारा एक्चुअल ऑर्डर हो जाएगा, ठीक। ये तुम्हारा ऑर्डर हो जाएगा, इसमें कहीं भी कोई आपको समस्या नहीं होने वाली है। जो ऑर्डर फर्स्ट ग्रुप का है वही ऑर्डर सेकंड ग्रुप का है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए 13 ग्रुप पे चलते हैं। 13 ग्रुप, बाबू अली गए इंडिया थैला लाने, या जो भी बैगन आलू गाजर इन थैला जिस भी सीक्वेंस में आप याद करते हो बेहतर। डाउन द ग्रुप जाने पे साइज, साइज अरे बोल दो भैया, साइज बढ़ेगी या एनर्जी घटेगी। ये एक जनरल है, इस सीक्वेंस को याद रखना, बहुत ही फेवरेट है, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन बने हैं आपके। तो बोरॉन एलिमेंट एक चेंज होता है आपका यहाँ पे और एक चेंज होता है यहाँ पे। अगर आप गैलियम देखो तो इसके जस्ट पहले आया है जिंक और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या बना है, D10 बना है। तो डी सबशेल का पेनिट्रेशन पावर, डी सबशेल की शील्डिंग पावर पे आप देखो, शील्डिंग पावर क्या होती है, पुअर होती है, जिसकी वजह से वो जो आउटर मोस्ट शेल के है वो थोड़ा श्रिंक करेगा। आउटर मोस्ट शेल श्रिंक करेगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ हो गया होगा, थोड़ा पास गया होगा न्यूक्लियस के, और न्यूक्लियस के थोड़ा पास गया है तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ा होगा। उसका इफेक्ट यहाँ भी थोड़ा थोड़ा देखने को मिलता है और उसको हम बोलते हैं स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन। कौन सा कॉन्ट्रैक्शन, स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि स्कैंडियम की सीरीज होती है, स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम चलता रहता है जिंक तक, स्कैंडाइड, उसकी वजह से एक चेंज यहाँ देखने को मिलता है और एक चेंज यहाँ पे होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4f सबसेल कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है, ठीक है, 4f सबसेल कॉन्फ़िगरेशन आता है तो उसकी वजह से ऑर्डर में थोड़ा सा चेंज है। तो बोरॉन का आयन एनर्जी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम, लेकिन एल्यूमिनियम से ज्यादा किसका होता है, गैलियम, ड्यू टू स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन। और गैलियम का ज्यादा होता है इंडियम से, लेकिन इंडियम से ज्यादा होता है किसका, थैलियम से, क्योंकि यहाँ पे कौन सा आ चुका है, 4f सबसेल आ चुका है और उसकी शील्डिंग फिर से क्या हुई होगी, पुअर हुई होगी, जिसकी वजह से ये इफेक्ट हमको देखने को मिलता है और हमारा एक्चुअल ऑर्डर ये बनता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज इस बात को नोट करिएगा, पूछा गया है कई बार। तो जो ऑर्डर बना वो बोरॉन, थैलियम, गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम बना, ठीक। अच्छा, अब कुछ बच्चों के मन में डाउट है कि सर थैलियम गैलियम का ऑर्डर इतना ड्रास्टिक, क्योंकि यार थैलियम के पास ना 4f है, उसके पहले डी भी तो आया होगा, डी के भी तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 14 इलेक्ट्रॉन एफ के, 10 इलेक्ट्रॉन डी के, 24 इलेक्ट्रॉन की वजह से इफेक्ट आ रहा होगा। गैलियम में तो 10 ही इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इफेक्ट आया है, ठीक है। तो एक जो थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है वो ये है, बाकी ये डेटा बेस्ड है, ठीक। आइए कार्बन फैमिली में आइए, कार्बन फैमिली में आओगे तो बहुत ज्यादा झोल नहीं है, लेकिन फिर भी एक जगह देखने को मिलता है। डाउन द ग्रुप आओगे साइज बढ़ेगी, यहाँ एनर्जी घटेगा। ऑर्डर देखिए, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, लेकिन एक जो लेड है और टिन है, यहाँ पे ऑर्डर में चेंज है, टिन से ज्यादा होता है किसका, लेड का। बस ये आप याद रखो, आपका सारा काम हो जाएगा, सारा काम हो जाएगा। बाकी ट्रांजिशन सीरीज में आ जाइए, क्योंकि हमने सारा कुछ पढ़ लिया, ट्रांजिशन सिर्फ बचा है। ट्रांजिशन में ये पहला तुम्हारा कौन सा है, 3D है, फिर उसके बाद कौन सा है, 4D है, उसके बाद कौन सा है, 5D है। आपका कुछ नहीं देखना, आपको याद रखना है 3D, 4D, 5D में सब 3D इधर है, 4D इधर है, 5D सबसे ज्यादा किसकी होती है, 5D की, सबसे ज्यादा किसकी होती है, 5D की, उसके बाद किसकी होती है, 3D की, उसके बाद किसकी होती है, 4D की। ये आप याद रखिएगा, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी में बेटा पीरियोडिक ट्रेंड्स में इतने ही हैं जो हमने कर लिए ना, बस इतने ही हैं। इतना करने के बाद आई होप आपको कहीं भी किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, इतना आप कर लीजिए, आई कैन बेट आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो बेटा ऐसे ही आप अपनी तैयारी करते रहें, और अगर कुछ दिक्कत है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप उसको डाल दीजिएगा, उस पर भी एक छोटा सा वीडियो आपको बना के शेयर कर दिया जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट बेटा, लगे रहिए, ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।